हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड मेरी साइकोलॉजी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज हम डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी चैप्टर के साइको एनालिटिकल थ्योरी या अप्रोच हम इसे कह सकते हैं। बेसिकली ये जो साइको एनालिटिकल थ्योरी या अप्रोच है ये किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने। तो आज उन्हीं के विचारों को हम आज इसमें पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम साइको एनालिटिकल थ्योरी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि आखिर ये होता क्या है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत हम आखिर कहते किसे हैं। फिर उसके बाद हम सिगमंड फ्रायड के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि वो कौन थे, उन्होंने कब ये जो सिद्धांत है हमारे सामने रखा था या क्या क्या उनके विचार थे। देन हम कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड यानी कि मन के जो उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई है, जिसको उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटी के नाम से भी दिया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सिगमंड फ्रायड पर्सनैलिटी थ्योरी, जो इड, ईगो एंड सुपर ईगो के बीच में उन्होंने पर्सनैलिटी का जो एक स्ट्रक्चर हमारे सामने रखा है उसके बारे में। ओके फ्रेंड्स, हम इसका छोटा सा इंट्रो देख लेते हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी का। ये सबसे पहला उपागम या सिद्धांत है जो कि पर्सनैलिटी के बारे में दिया गया था, सिगमंड फ्रायड द्वारा दिया गया था। और व्यक्तित्व की जो व्याख्या की गई थी कुछ बेसिक असम्पशन के आधार पर की गई थी सिगमंड फ्रायड द्वारा। सबसे पहले अचेतन इच्छा या अनकॉन्शियस डिज़ायर्स द्वारा हमारा जो व्यक्तित्व है वो निर्धारित होता है। देन उसके बाद यौन सेक्स जो होती है या सेक्स डिज़ायर्स जो होती है हमारे जीवन में, वो भी हमारे पर्सनैलिटी को बहुत हद तक प्रभावित करती हैं। एंड देन आक्रामक जैविक आधार कुछ होते हैं, एग्रेसिव बायोलॉजिकल बेसिक्स, जो कि हमारे पूर्वजों या हमारे माता पिता से हमें मिलते हैं, वो भी हमारी पर्सनैलिटी को निर्धारित करते हैं या उसे इफेक्ट करते हैं किसी न किसी तरह से। देन आरंभिक बाल्य अवस्था का मानसिक संघर्ष, मेंटल स्ट्रगल्स कुछ होते हैं अर्ली चाइल्डहुड के, जो बाद तक भी हमारे व्यवहार को निर्धारित करते हैं या हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हमारी मदद करते हैं या इफ़ेक्ट करते हैं किसी न किसी तरह से। वो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। देन सिगमंड फ्रायड ने ये 3-4 जो बेसिक असम्पशंस थे या 3-4 जो बेसिक बेस बनाए होते, जिसके आधार पर उन्होंने साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी पर्सनैलिटी की। ओके फ्रेंड, देन हम देख लेते हैं कि आखिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आखिर होता क्या है या उसका जो अर्थ है उसको समझ लेते हैं। एंड देन हम देख लेते हैं कि साइको एनालिसिस आखिर होता क्या है। साइको एनालिटिकल थ्योरी जो सिगमंड फ्रायड द्वारा दी गई है ये बेसिकली है क्या। सिगमंड फ्रायड द्वारा जो साइको एनालिसिस थ्योरी दी गई थी उसमें इन्होंने यूरोप में सबसे पहले इन्होंने इस टेक्निक द्वारा यूरोप में एक हिस्टीरिया नामक बीमारी थी, हिस्टीरिया नामक बीमारी के जो रोगी थे उनके ऊपर इस टेक्निक का उपयोग किया था। ये एक तरह से एक थेरेटिपिक टेक्निक थी, थेरेपेटिक टेक्निक, जिसके द्वारा जो मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स से जूझ रहे थे पेशेंट, उनको ठीक करने के लिए इस थेरेपी टेक्निक का प्रयोग सिगमंड फ्रायड ने किया था। 1890 की है, सॉरी। साइको एनालिटिकल जो थ्योरी है या टेक्निक है उसमें क्या होता था, एक जो पेशेंट है जो कि किसी चीज़ मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहा है या उसे प्रॉब्लम है कुछ, तो उसको सामने बिठा लिया जाता था, उसे फ्री बोलने के लिए कहा जाता था, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में या उसे जो भी महसूस हो रहा है उसकी बातों के बारे में आंखें बंद करके उसके दिमाग में जो भी आ रहा है उसको कहा जाता था कि वो बताए, ताकि उसकी जो अनकॉन्शियस डिज़ायर्स है उनका पता चल सके। सिगमंड फ्रायड द्वारा सिगमंड फ्रायड को, जिसके बारे में पेशेंट अवेयर नहीं था, क्योंकि वो एक अनकॉन्शियस डिज़ायर्स थी जो बचपन में या पहले कोई घटना घटी होगी उसके साथ या कुछ उसकी जो चीज़ें हैं वो दमित कर दी गई थी, वह उसके कॉन्शियस पार्ट में जब आएगी, जब हम उसकी अनकॉन्शियस जो डिज़ायर्स है उसको पेशेंट को अवेयर करेंगे। इस तरह से ये एक साइको एनालिटिकल टेक्निक के रूप में सिगमंड फ्रायड द्वारा अपनाया गया था। बाद में इसको एक थ्योरी की तरह उन्होंने रखा सबके सामने, एंड बहुत से ऐसे पेशेंट्स जो इस टेक्निक से ठीक हो गए थे।
जैसे कि यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, ए मेथड ऑफ एक्सप्लेनिंग एंड ट्रीट मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स। ये क्या करता है, ये जो मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स है पेशेंट की, उसको एक्सप्लेन करता है, उसकी व्याख्या करता है और उसको ट्रीट करता है या ठीक करता है। हैविंग द पेशेंट टॉक अबाउट, क्या क्या करता है इसमें, बातें करता है उसके सपनों के बारे में, उसकी फीलिंग्स के बारे में, एंड उसकी जो मेमोरीज है या उसकी जो चीज़ें हैं जो मेमोराइज है उसके बारे में बात करके। ए मेथड ऑफ स्टडिंग द माइंड, उसके मन को पढ़ के या स्टडी करके। ट्रीट मेंटल एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स, जो भी उसको बीमारी है मेंटल एंड इमोशनल तौर पे, बेस्ड ऑन रिवीलिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग रोल ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड को इन्वेस्टिगेट कर रहा है बेसिकली सिगमंड फ्रायड द्वारा पेशेंट को। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि आखिर साइको एनालिसिस होता क्या है। एंड देन हम देख लेते हैं सिगमंड फ्रायड के बारे में। आखिर सिगमंड फ्रायड थे कौन? सिगमंड फ्रायड जो थे एक ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। वो फाउंडर थे साइको एनालिसिस टेक्निक के, जिसका प्रयोग उन्होंने सबसे पहली बार हिस्टीरिया नामक बीमारी को 1890 में यूरोप में इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया था। प्रपोज द फर्स्ट कंप्लीट थ्योरी, ये जो साइको एनालिसिस थ्योरी थी सिगमंड फ्रायड की, ये फर्स्ट कंप्लीट थ्योरी थी पर्सनैलिटी की। एंड देन इनका मानना था कि जो एक पर्सन होता है या एक व्यक्तित्व होता है, वो अपना चिंतन या बिहेवियर जो होता है वो किससे इफेक्टिव होता है, अनकॉन्शियस डिज़ायर्स और अनसॉल्व्ड चाइल्डहुड कॉन्फ्लिक्ट्स से। यानी कि जो बाल्य अवस्था में अनरिजॉल्व्ड जो हमारे संघर्ष होते हैं उनके द्वारा, और हमारी जो अनकॉन्शियस डिज़ायर्स होती है जो कि अचेतन इच्छाएं हैं, उनके द्वारा जो हमारा व्यक्तित्व या व्यवहार है वो निर्धारित होता है। एंड देन 1900 में इनकी एक मच डिस्कस्ड बुक जो है वो पब्लिश हुई थी, जिसका नाम था इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। कब हुई थी इनकी ये पब्लिश? 1900 में। ओके फ्रेंड्स, एंड देन हम जान लेते हैं फ्रॉइड एनालिटिकल थ्योरी के बारे में। उन्होंने 3 लेवल्स ऑफ माइंड बताया है सिगमंड फ्रायड ने। पहला है कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, माइंड की 3 अवस्थाएं। उन्होंने इसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटी कहा है। ओके फ्रेंड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटी। सो देख लेते हैं क्या है। कॉन्शियस जो माइंड होता है उसमें वे सारी चीज़ें आती है जो कि हमारी प्रेजेंट में चल रही होती है, या प्रेजेंट के जो अनुभव या घटनाएं होती है जो कि हम कॉन्शियस रहते हैं, जिनके प्रति हम सतर्क रहते हैं, उस तरह के माइंड को क्या कहते हैं? कॉन्शियस माइंड कहते हैं। एंड देन प्री कॉन्शियस ऐसे वो चीज़ें होती हैं या माइंड या अवस्था या विचार या भाव, ऐसे घटनाएं होती हैं जो कि कुछ हमें प्रयास करने के बाद आसानी से हमारे कॉन्शियस माइंड में आ जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि कोई बुक मैं रख के भूल गई हूँ और मैं उसे थोड़ी देर प्रयास के बाद याद करती हूँ और फिर मुझे एकदम से याद आता है कि हाँ भाई मैंने वो बुक अपने दोस्त को दी है। तो इस तरह से इस तरह के माइंड को हम क्या कहते हैं? प्रीकॉन्शियस अवस्था कहते हैं माइंड की। देन आता है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस में वे सारी चीज़ें होती है जो कि नैतिक रूप से अमान्य होती है और जो समाज के नियम और कानून होते हैं उनके प्रति वो चीज़ें सही नहीं होती। तो इस तरह से वो कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस में कर दी जाती हैं। जैसे कि कुछ सेक्सुअल डिज़ायर्स या असामाजिक या अनैतिक, एंटी सोशल या इमोरल जो डिज़ायर्स या चीज़ें या घटनाएं होती है वो किस में कर दी जाती है? माइंड अनकॉन्शियस में कर दी जाती है। इसको जो सिगमंड फ्रायड है उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बताया है अनकॉन्शियस को, और इसी पे ही बेस्ड उन्होंने सारा सिद्धांत जो है हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उन्होंने इसका बहुत बड़ा आकार बताया है अपने सिद्धांत में। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया। देन आगे चलते हैं, इसको एक डायग्राम के तरह समझ लेते हैं। यहाँ पर हम मन की जो अवस्थाएं हैं सिगमंड फ्रायड द्वारा दी गई है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, इसको प्री कॉन्शियस भी कहते हैं, के बारे हम डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो कॉन्शियस लेवल होता है वो बहुत ही कम होता है या बहुत ही छोटा होता है उसका स्तर बाकी लेवल्स के अकॉर्डिंग।
उसमें क्या होता है कि हमारे जो चिंतन होता है किसी भी चीज़ को लेकर या घटना को लेकर जो प्रेजेंट में चल रही है, वो सारे प्रोसेस किस में आते हैं, कॉन्शियस लेवल में आते हैं। एंड परसेप्शन, किसी घटना को भी देखने का नज़रिया, जो भी चीज़ें हमारे माइंड में चल रही होती है, वो सारी चीज़ें किस में आती है, प्रेजेंट लेवल की, वो आती है कॉन्शियस लेवल में। देन सबकॉन्शियस जो चीज़ें होती है, वो उसमें क्या क्या होता है सबकॉन्शियस माइंड में, उसमें मेमोरीज होती हैं, बहुत सी घटनाएं, चीज़ें जो आसानी से कॉन्शियस में आ सकती हैं, वो किस में होती है, सबकॉन्शियस लेवल में होती है माइंड के। इसमें क्या होती है, स्टोर नॉलेजेस वगैरह होती हैं, जो कि थोड़े से प्रयास के बाद हमारे नॉलेज में आ जाती है, हमारे कॉन्शियस माइंड में हम इसमें ले आते हैं। देन अनकॉन्शियस लेवल जो होता है माइंड का, ये सिगमंड फ्रायड ने इसको बहुत बड़ा बताया है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें फियर्स होते हैं, हमारे डर होते हैं, बचपन से लेकर अब तक कोई भी घटनाएं ऐसी होती है जिससे हम डर जाते हैं अंदर तक, वो सारी घटनाएं या एक्सपीरियंस किस में आते हैं, अनकॉन्शियस लेवल में आते हैं। वायलेंट मोटिव्स होते हैं, हमारे जो ऐसे इरादे होते हैं, हिंसक इरादे जो कि मान्य नहीं होते समाज के अकॉर्डिंग। एंड अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल डिज़ायर्स होती है, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इरेशनल विशेज़ होती हैं, यानी कि जिनका तर्क नहीं होता, जिन इच्छाओं का। इमोरल अर्जिस होती हैं, यानी कि अनैतिक आग्रह जो कि नैतिक रूप से सही नहीं होते। शेमफुल एक्सपीरियंस हो जाते हैं, शर्मनाक हमारे अनुभव इस लेवल में आते हैं, अनकॉन्शियस माइंड में हम उनको कर देते हैं कॉन्शियस से। सेल्फिश नीड्स, जो हमारी स्वार्थिक इच्छाएं होती है, वो सारी किस में आती है, अनकॉन्शियस माइंड में आती है। ओके फ्रेंड, और इस लेवल को, अनकॉन्शियस लेवल को सबसे बड़ा बताया है और सबसे महत्वपूर्ण बताया है। इसी के द्वारा जो हमारा व्यक्तित्व है वो निर्धारित होता है और इफेक्ट भी होता है बहुत बड़े लेवल पे, ऐसा सिगमंड फ्रायड मानते हैं, उन्होंने अपने थ्योरी में कहा है। ओके, एंड देन हम सिगमंड फ्रायड की पर्सनैलिटी थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। पर्सनैलिटी जो थ्योरी है सिगमंड फ्रायड की, उसमें इन्होंने जो हमारा माइंड है उसके 3 कंपोनेंट्स बताए हैं, कंपोनेंट्स पार्ट्स बताए हैं, थ्री पार्ट। उसमें है आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो, जो कि ये तीनों चीज़ हमारे माइंड में होती है, और इन तीनों के इंट्रैक्शंस से जो भी रिजल्ट निकलता है उससे हमारी पर्सनैलिटी बनती है। सिगमंड फ्रायड ने ऐसा कहा है। द आईडी ऑपरेट ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल, जो आईडी होती है वो प्लेजर प्रिंसिपल पर आधारित होती है, यानी कि आनंद जो सिद्धांत है उस पर आधारित होती है। उसमें व्यक्ति को आनंद मिलना चाहिए, चाहे वो सही गलत उचित अनुचित कैसे भी मिले। तो इस तरह से उसको किस में रखा जाता है, आईडी या उपाहम जिसे हम हिंदी में कहते हैं। द ईगो जो होती है वो बिटवीन द आईडी एंड रियलिटी बाय एक्टिंग ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल, वो किस पे आधारित होती है, रियलिटी प्रिंसिपल पर या वास्तविक सिद्धांत पर आधारित होती है। एंड द जो सुपर ईगो होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, ब्रेन मॉरलिटी, हमारे मस्तिष्क की जो नैतिकता होती है उसको निर्धारित करती है। ओके फ्रेंड, देन कंपोनेंट्स के बारे में और डीपली जान लेते हैं। आईडी जो होती है या उपाहम जिसे हम कहते हैं, वो पूरी तरह से प्लेजर प्रिंसिपल पर आधारित होती है, उस पर सही गलत का कोई ज्ञान नहीं होता, उसे कोई मतलब नहीं होता। बेसिकली छोटे बच्चों में ये बहुत ज़्यादा मिलती है, और ये बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स है, ये जन्मजात होती है, जन्म से ही होती है। ओके फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से अनकॉन्शियस होती है। इसमें 2 तरह की क्रियाएं होती है, रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं और हमारी प्राइमरी एक्शंस होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं उसमें हमें तुरंत निवारण चाहिए अपनी किसी भी प्रॉब्लम का, जैसे खांसना हो गया, छींकना हो गया या आँख मिचकाना हो गया। इस तरह की क्रियाएं किस में आती है, रिफ्लेक्स एक्शंस में आती हैं आईडी की। ओके, और प्राइमरी जो एक्शंस होते हैं उसमें कौन सी क्रियाएं आती है, वैसी क्रियाएं जो हम कल्पना करके किसी चीज़ को कल्पना में ही हम उसका आनंद ले लेते हैं, उस तरह की क्रियाएं किसे कहते हैं, प्राथमिक एक्शंस जो होती है वो किस में आती है, आईडी में आती है। एंड देन ये छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लीजिए, कोई खिलौना है, अब कैसे भी चाहे पैसे हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है उनको, वो लेना ही लेना है। ओके, तो इस तरह की चीज़ें किस में आती हैं, आईडी में आती है। देन है ईगो जो ईगो होती है, जो माइंड का जो कंपोनेंट ईगो होता है, जिसे हम अहम भी बोलते हैं हिंदी में, ये रियलिटी प्रिंसिपल पर आधारित होते हैं। इसमें थोड़ा सा कॉन्शियस होती है, इसमें माइंड थोड़ा अनकॉन्शियस होता है, थोड़ा सब कॉन्शियस होता है, मतलब तीनों तरह का
जो ऑर्गेनाइजेशन होता है माइंड का वो होता है। इन तीनों स्तर पर निर्णय लिया जाता है इसमें। ओके फ्रेंड्स, ये जो है बच्चे जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो सामाजिक नियमों और नैतिक मूल्यों पर के कारण कुछ प्रवृत्ति या इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे कि ये उसमें एक फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होती है और उसमें ईगो जो है उसका विकास हो जाता है। ये वास्तविक सिद्धांत पर आधारित होती है। ओके फ्रेंड्स, देन आती है हमारी सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होती है? जिसमें हम मॉरलिटी की बात करते हैं, यानी कि इसमें उचित अनुचित का ज्ञान होता है, इसमें सही गलत का ज्ञान होता है। व्यक्तित्व की जो नैतिक शाखा या मॉरल और एथिकल ब्रांच है, ये एक तरह से पर्सनैलिटी की, और ये आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल पर आधारित होती है, यानी कि आदर्शवाद पर आधारित होती है। ओके फ्रेंड्स, आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल पर ये इसमें भी क्या होता है? सुपर ईगो होती है, प्राइम चेतन या सब कॉन्शियस या कॉन्शियस, तीनों तरह का माइंड इसमें शामिल होता है। इस तरह के जैसे कि फॉर एग्जांपल है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है वो अपने माता पिता के साथ एक संबंध स्थापित करता है, उसे सही गलत का पता चलता है, उसे सामाजिक नियमों का पता चलता है, और इसी तरह से उसे उचित और अनुचित का ज्ञान भी हो जाता है, और वो परहम के विकास की एक तरह से शुरुआत हो जाती है इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, आगे आपको समझ आ गया आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो क्या है। देन इसे एक डायग्राम के थ्रू हम देख लेते हैं। एंड सिगमंड फ्राइड पर्सनालिटी थ्योरी को हम एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। फ्राइड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, इन्होंने थ्री कंपोनेंट्स बताए हैं, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। आईडी क्या होता है? आई वांट इट नाउ, उसे चाहे उसे सही गलत का पता नहीं होता। उसमें एक प्रेशर प्रिंसिपल एक की तरह काम करती है ये जो कंपोनेंट्स है। इसमें क्या होता है कि भाई आनंद चाहिए या खुशी चाहिए, चाहे वो कैसे ही मिले। ओके, ये छोटे बच्चों में ज़्यादा होती है। देन होता है ईगो में क्या होता है? आई नीड टू डू ए बिट ऑफ अ प्लानिंग टू गेट इट, मुझे ये चाहिए, आई नीड टू डू, मुझे ये करना चाहिए प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर तुम्हें चलना है तो इस तरह से ये आईडी और सुपर ईगो दोनों से ही संचालित होती है हमारी ईगो जो होती है, अहम जो होता है। देन सुपर ईगो क्या कहते हैं? यू कांट हैव इट, इट इज़ नॉट राइट, यानी कि जो उसे सुपर ईगो का जो कंपोनेंट्स उसमें विकसित हो जाता है व्यक्ति में, तो उसे पता चल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो ईगो को निर्देश देता है कि कोई भी कार्य को जो अनुचित है उसको ना करना और उचित है उसको करने के लिए। आईडी जो है हमारी वो अहम पर आधारित होती है, वो सही गलत को भी सही बताकर वो अहम को निर्देश, यानी कि ये दोनों जो आईडी और सुपर ईगो होते हैं ये मिलके क्या करते हैं? ईगो को इफेक्ट करते हैं। जिसका सुपर ईगो कंपोनेंट जो है वो मजबूत होगा, वो नैतिकता के सिद्धांत पर चलेगा या समाज के नैतिक अनैतिक चीज़ों या नियमों के अनुसार चलेगा, और जिनका अहम या आईडी ज़्यादा मजबूत होता है वो अपने प्लेजर प्रिंसिपल के अनुसार ईगो को चलाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया? देन आगे चलते हैं। एंड देन हम देख लेते हैं कि जो हमारे माइंड कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो, वो हमारी जो माइंड कॉन्शियसनेस होती है, जो लेवल्स है कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, किस किस लेवल पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं या एक्टिव होते हैं पूरी तरह से। जैसे कि आईडी हो गया या उपाहम जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, बेसिक इम्पल्स या सेक्स या एग्रेशन, जो डिज़ायर्स होती है, जो चीज़ें होती है, जो उचित अनुचित का जिसमें ज्ञान नहीं होता, वो सारी किस लेवल पे होती है? अनकॉन्शियस लेवल पे होती है। इसमें क्या होता है कि तुरंत ही अपनी जो समस्या है, जो चीज़ें या जो इच्छाएं हैं वो तुरंत ही पूरी होनी चाहिए। इरेशनल इम्पल्सिव होते हैं, ऑपरेटिंग एट अनकॉन्शियस लेवल, पूरी तरह से अनकॉन्शियस लेवल पर ऑपरेट होती है ये। देन हमारी जो सुपर ईगो होती है जो आइडल्स एंड मॉरल्स है, स्ट्रविंग है, द परफेक्शन, ये तीनों लेवल्स पे होती है। थोड़ी सी अनकॉन्शियस लेवल पे होती है, थोड़ी सी प्रीकॉन्शियस लेवल पे होती है, एंड थोड़ी सी होती है हमारे अनकॉन्शियस लेवल पे। लेकिन ये ज़्यादातर किस में होती है? प्रीकॉन्शियस लेवल पे होती है हमारी सुपर ईगो, जिसमें हम आइडियलिस्टिक बात करते हैं या नैतिकता की बात करते हैं हर चीज़ को लेके। देन आती है ईगो। ईगो यानी कि हमारा अहम, एग्जीक्यूटिव मेडिटेशन बिटवीन आईडी, इम्पल्सिव एंड सुपर ईगो। ये जो होती है ये बेसिकली कॉन्शियस लेवल और अनकॉन्शियस लेवल
दो लेवल पे होती है, लेकिन थोड़ा सा ये मतलब प्री कॉन्शियस लेवल सॉरी, और थोड़ा सा ये अनकॉन्शियस लेवल पे होती है। एग्जीक्यूटिव मेडिटेटिंग बिटवीन आईडी इम्पल्सिव एंड सुपर ईगो इनहैबिटेशन, इन दो में ये ज़्यादातर होती है। टेस्टिंग रियलिटी का टेस्ट होता है इसमें। रेशनल ऑपरेटिंग मेनली एट कॉन्शियस लेवल बट ऑल्सो एट प्री कॉन्शियस लेवल, ये दो लेवल्स पर काम करती है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से जो हमारे माइंड कंपोनेंट्स हैं वो हमारे कॉन्शियसनेस के जो लेवल्स हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या आपको किसी भी तरह से इससे कोई सहायता मिल रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे देखने के लिए प्लीज़ बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आगे आने वाली जो वीडियोज़ है वो आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू।